एपिसोड 25। वो बाहर लॉन में खड़ी पौधों को देख रही थी। माली बाबा ने भी अभी छुट्टी करनी थी। शादी सर पर है और पौधों का कोई हाल नहीं है। सारे फूल मुरझा गए हैं। वो खुद दुपट्टा कमर पर बांधे फूलों की काट छांट करने लगी। बाकी फूल मुरझा गए हैं। पीछे से आती आवाज़ सुनकर एक पल को इसके हाथ रुके थे, फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गई। मिनाल, सॉरी, वो कान पकड़ते बोला, लेकिन इसने कहा देखा था। पाइप उठाते अब वो पौधों को पानी दे रही थी। रेडी हो जाएं, शॉपिंग पर चलते हैं, वो इसके हाथ पर पाइप लेते बोला, लेकिन मिनाल जवाब दिए बिना इसके हाथों से दोबारा पाइप ले चुकी थी। आपको जहमत उठाने की ज़रूरत नहीं है, मैं मामा के साथ शॉपिंग कर लूँगी। आप अपना काम करें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरी फ़िक्र में हलकान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपकी फ़िक्र नहीं होगी तो और किसकी होगी। उस दिन वाकई बहुत काम था, लेकिन मेरी गलती है, मुझे आपको मना नहीं करना चाहिए था। आप इतने मान से मेरे पास आई थी। सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दें। वो गलती तस्लीम कर चुका था। ज़रियाब, आप पहले तो ऐसे नहीं थे, मेरी हर बात मानते थे, चाहे कितने भी बिज़ी क्यों ना होते। आप बदल गए हैं। मेरी सच में आपको कोई फ़िक्र नहीं। पहले जब भी आपसे नाराज़ होती थी आप मना लेते थे। बिना मुझसे बात किए आपको नींद नहीं आती थी। मुझे देखे बिना आपकी सुबह नहीं होती थी, लेकिन अब तो आपको कोई परवाह ही नहीं होती मेरी। कई दिन मुझसे बात नहीं करते। आपको याद है आखिरी बार कब हमने बाहर गए थे अकेले? इसे चुप देखकर वो दुख भरी नज़रों से इसे देखने लगी। वो अंदर जाती इससे पहले ज़रियाब ने बाजू से पकड़कर इसे रोका। आखिरी बार था ये, आइंदा ऐसा नहीं होगा। प्लीज़ नाराज़गी छोड़ दें। मैं सच में आया था उस रात, आपने दरवाज़ा ही नहीं खोला। मैं क्या करता? लेकिन मेरा यकीन करें, मैं सारी रात बेचैन रहा। वो इसका हाथ पकड़ते अपने सीने में लगा गया। सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दें। वो दुखी मुंह बनाते बोला तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। ऐसी शक्लें ना बनाएं। आप भी फ्रेश हो जाएं, मैं भी चेंज कर लूँ, फिर आप मुझे बाहर ले जाएंगे। जो हुक्म मेरी मलका का। वो इसके हाथों लबों से लगाते झुककर बोला तो वो खिलखिला अंदर भाग गई। इसके जाने के बाद वो बालों में हाथ फेरते मुस्कुरा दिया। मिस्टर, जो काम तुम्हें दिया था उसका क्या बना? एमके, ईगल, मिकाल, वो तीनों एक वक्त मीटिंग रूम में मौजूद थे। जब एमके ने मिस्टर से पूछा, एमके सर, जो हमने सोचा उससे भी ज़्यादा भयानक हो रहा है। यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर और कुछ डिपार्टमेंट के एचओडी भी इस काम में मुलविस हैं। हमारे आदमी इन पर नज़र रखे हुए हैं, और जो अहम खबर मिली है वो ये कि सारे लोग जो यूनिवर्सिटी में ये काम करते हैं इनका लिंक बॉस से है। इन्हें बार बार बॉस का नाम लेते सुना गया है। मतलब जो अटैक आप पर हुआ, जो अटैक अरहा पर हुआ था, और अब जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, सब लिंक्ड हैं। मतलब इन सब के पीछे बॉस है। और इससे भी बड़ी खबर, इबादत आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। मिस्टर ने तफसील बताई तो ईगल ने एमके को देखा, जो नज़रें झुकाए जाने क्या सोच रहा था। इन सब से एक बात वाज़ेह हो गई है, बॉस मेरे पीछे है। वो मुझे और मेरे अपनों को तकलीफ़ देना चाहता है। वो मुझसे बदला लेना चाहता है, लेकिन समझ नहीं आ रहा ये बॉस है कौन। इसका टारगेट मैं हूँ, मेरी फैमिली है। वो हम सबको तोड़ना चाहता है। मुझ पर अटैक करवाया मीरापुर मुजाहिद के ज़रिए, अरहा पर अटैक करवाया और मुजरिम बना दिया राइम को। इस यूनिवर्सिटी में धंधा कर रहा है जहाँ इबादत पढ़ती है। मतलब वो मुझसे जुड़े एक एक फ़र्द को जानता है। बाबा, अगर ऐसी बात है तो आप ही की जान को भी खतरा है इससे। मिकाल बाप की बात सुनकर परेशान से बोला, मैं अपने बच्चों पर खरोश भी नहीं आने दूंगा मिकाल। लेकिन बॉस का सिर्फ यही कारोबार नहीं है, वो और भी काले धंधों में मुलविस है। लड़कियों की स्मगलिंग, ड्रग्स की स्मगलिंग, ये सब काम भी इसके अंडर हैं। मिस्टर, मुझे जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन चाहिए इस बारे में। वो खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, सब काम वो बॉस अपने प्यादों से करवाता है। मुझे जानना है कि लड़कियों की स्मगलिंग का काम इसका कौन सा साजिश सर अंजाम देता है, और ड्रग्स का मामला कौन देखता है। ओके एमके। मिस्टर अपनी फ़ाइल उठाता वहाँ से चला गया। इसे जल्द से जल्द वहाँ इन्फॉर्मेशन निकालनी थी। ईगल, मिकाल, तुम दोनों अपनी नज़रें यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर और एचओडी से हटाने मत, और इबादत की सेफ्टी की जिम्मेदारी भी आप लोगों की है। वो इन्हें सख्ती से ताकीद करते बोला, जबकि एमके के जहन में अभी तक
साहिल घूम रहा था। वह लोमड़ी वाला लॉकेट साहिल के पास कहाँ से आया? वो आज जब यूसुफ साहब और ज़ुबैदा बेगम को इनवाइट करने गए तो ज़ुखरफ घर पर मौजूद नहीं थी। यहाँ आते ही वो बहुत से हॉस्पिटल्स में अप्लाई कर रही थी। इसी सिलसिले में वो सुबह से घर से निकली हुई थी, जबकि इसके अपने हॉस्पिटल के बनने में कुछ टाइम था। वो ये वक्त घर में फ्री होकर नहीं गुजारना चाहती थी, इसलिए शहर के बड़े और अच्छे हॉस्पिटल्स में अप्लाई किया था। और जब घर वापस आई तो ज़ुबैदा बेगम ने इसे हवेली वालों का बताया तो वो चहक उठी। वाह मामा, देखा मुझे आपने मना कर रही थी, खुदा ने मेरी सुन ली और अब मैं अंदर से सारी हवेली देखूंगी। वो हवेली जाने के लिए बहुत खुश थी। वो सब ठीक है, लेकिन ज़ुखरफ, अल्लाह का वास्ता है कुछ ढंग का पहन लेना, इसलिए मैं मत जाना। वो इस वक्त पैंट और एक लूज सी शर्ट पहने और एक सादा सा स्टॉलर गले में लपेटे बालों को खुला छोड़ते बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन ज़ुबैदा बेगम को इसका हुलिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मामा यार, मैं आपको अच्छी कब लगती हूँ, ये बता दें मुझे आज। वो कुशन गोद में रखते बोली, अगर हुलिया ठीक कर लो तो बहुत अच्छी और बहुत प्यारी लगती हूँ मुझे। वो कॉफ़ी का कप लेती किचन में चली गई, जबकि वो मुँह बनाती टीवी ऑन करती न्यूज़ देखने लगी। वो मीटिंग से फ्री होता अपने ऑफिस में आया तो सामने वो कुर्सी पर बैठी से घूर रही थी। या अल्लाह खैर, अब मुझे करीब से जाने क्या ख़ता हो गई। वो बड़बड़ाता हुआ इसके पास आया। खबरदार मुझे हाथ भी लगाया तो। उससे पहले कि वो उसे हाथ लगाता वो उंगली उठाते इसे वार्न करती बोली, लेकिन मुझे मेरा कसूर भी तो पता चले ना। मैंने क्या किया है जो मुझे आपको छूने की भी इजाज़त नहीं? मुझे आप एक बात बताएं दाहिम खान, क्या मैं आप पर जुल्म के पहाड़ तोड़ती हूँ? क्या मैं इतनी जालिम हूँ कि आपको 2 घड़ी सुकून के बैठने भी नहीं देती? क्या मैं आपको जान से मारने की धमकियाँ देती हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ऐसा किसने कह दिया मिरहाल? वो इसकी बातें सुनकर उलझ गया था। आपकी बहुत सी प्यारी लाडली नाजो पली पुप्पो जान और मेरी प्यारी वालिदा मोहतरमा ने, उनको लगता है कि मैंने इनके लाडले होनहार से भतीजे को अपना गुलाम बना लिया है, और जो मुझे रोज़ाना पिक एंड ड्रॉप देते हैं, इनके ख्याल में मैंने आपको अपना ड्राइवर बनाया हुआ है। बात समझ में आते वो मुस्कुरा दिया। सच ही तो कहती हैं, मैं आपका गुलाम ही तो हूँ। वो उसकी कुर्सी पर दाएं बाएं हाथ रखते उसकी आंखों में देखते बोला, मतलब आपको भी मैं जालिम लगती हूँ? वो होंठ लटकाते बोली, बहुत ज़्यादा जालिम है आप मिरहाल, इतनी ज़्यादा कि आपको खुद भी अंदाज़ा नहीं इस बात का। वो उसे यूँ बहकते अंदाज में बोलता देखकर सटपटा गई। वो बातों को अपने मतलब में मोड़ रहा था। दाइम प्लीज़। फरफर चलती ज़ुबान बंद हो गई थी। मैंने तो कुछ किया भी नहीं, फिर ये गुरेज कैसा? कुछ ना करके भी आप बहुत कुछ कर जाते हैं दाइम। वो इसे पीछे धकेलती कुर्सी से उठ गई, लेकिन अचानक से चीखती उसकी गोद में आ गिरी। वो कुर्सी पर बैठते इसे भी खींचकर खुद पर गिरा गया। आप मेरा सुकून है मिरहाल, आपको देखकर ही सुकून मिलता है मुझे। पुप्पा ये बात जानती नहीं है कि इनका भतीजा इनकी बेटी को देखकर ही तो सांस लेता है। आप परेशान ना हो, जिसने जो कहना है मुझे परवाह नहीं, मुझे सिर्फ आपसे मतलब है। वो इसकी पेशानी पर बोसा देते बोला, दाइम इतना प्यार क्यों करते हैं मुझसे? वो इसके सीने पर थोड़ी टिकाए इससे पूछ रही थी, आप सांस क्यों लेती हैं मिरहाल? दाइम ने उल्टा सवाल किया इससे। जाहिर है जीने के लिए सांस लेना तो ज़रूरी होता है, बिना सांस के मरना ही तो होता है। तो यूं ही समझ लें, जीने के लिए मेरा आपसे प्यार करना ज़रूरी है। आपके बिना भी जीना कोई जीना हुआ भला? जीने के लिए जितनी सांसें ज़रूरी हैं, मेरे जीने के लिए आपका होना ज़रूरी है, आपसे प्यार करना ज़रूरी है। वो इसकी सांसों पर एक मोहब्बत का बोसा देते इसे सीने से लगा गया। जबकि वो लाजवाब होती इसकी सीने से सर टिकाई आंखें मूंद गई। लेकिन क्या वक्त भी इनसे ऐसे ही आंखें मूंदने वाली थी, या उनको एक दूसरे के लिए जीने देना चाहती थी? ये तो वक्त ही बताता। वो लोग वक्त पर ही पहुंच चुके थे हवेली। सब ने इनका बहुत अच्छे से वेलकम किया था, जबकि ज़ुखरफ तो मुंह खोले बस हवेली देख रही थी। ख़ास तौर पर लाउंज के कोने पे वो वाटरफॉल इसे बेहद पसंद आया था। वाह अंकल, आपकी हवेली तो बहुत प्यारी है। आपको पता है, जब से हम लोग यहाँ आए हैं मैं रोज़ अपने घर की छत से इस हवेली को देखती हूँ। शाम को तो और भी ज़्यादा प्यारी लगती है। मैंने मामा को कहा भी कि मुझे जाने दें हवेली देखने,
लेकिन उन्होंने डांट दिया। लेकिन देखिए अल्लाह पाक ने कैसे मेरी दुआ सुन ली, आप लोगों ने हमें डिनर पर इनवाइट कर लिया। अब मैं भी हवेली में देख लूँगी। ज़ुहरा मुसद्दिक़ से जैसे बच्चों की तरह बात कर रही थी। सब लोग मुस्कुरा दिए, लेकिन ज़ुबैदा बेगम माथा पीट गईं। मजाल है जो इस लड़की की ज़ुबान कहीं बंद हो जाए। बिल्कुल बेटे, आपकी अपनी हवेली है, जब चाहो आ सकती हो। बल्कि इबादत ऐसा करो, तुम सब बच्चियाँ ज़ुहरा को हवेली दिखाओ, तब तक डिनर भी रेडी हो जाएगा। जी बाबा, चलें। इबादत ने ज़ुहरा को कहा तो वो फ़ौरन उठ गई। सब लड़कियों को वो बहुत पसंद आई थी। इबादत आपी, कि आपकी शादी हो रही है? वो सीढ़ियों चढ़ते बोली। जी हो रही है, और तुम्हें 1 हफ्ते पहले आना है। सच में? वो इबादत की बात सुनकर उछल पड़ी। बिल्कुल सच है, लेकिन एक मसला है आपी। क्या हुआ? मामा नहीं मानेंगी, और दूसरा यहाँ हॉस्पिटल्स में अप्लाई किया हुआ है। अगर कहीं से कॉल आ गई तो कैसे रहूँगी यहाँ? हॉस्पिटल में क्यों अप्लाई किया हुआ है? मिनाल जो अभी वहाँ आई थी ज़ुहरा की बातें सुनकर बोली। एक डॉक्टर हॉस्पिटल में ही अप्लाई करेगा ना जॉब के लिए? अब स्कूल में तो अप्लाई करने से रहा। जवाब इबादत ने दिया तो ज़ुहरा फंसी। तुम डॉक्टर हो? मिनाल को शायद शौक लगा था। मैं डॉक्टर क्यों नहीं हो सकती? इतनी छोटी सी डॉक्टर कैसे हो सकती है? मिनाल इसकी हाइट देखते बोली। मेरी हाइट पर मत जाएं, देखने में छोटी लगती हूँ सिर्फ। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, आओ तुम्हें पहले ऊपर वाला पोर्शन दिखाती हूँ। इबादत इसे ही सार में लिए आगे बढ़ गई, जबकि मिनाल को इसके डॉक्टर होने पर भी शौक था। बॉस, अब क्या होगा? मतलब इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इतना सब कुछ हुआ, लेकिन ये लोग सीरियस ही नहीं ले रहे। उल्टा घरों में शादी की तैयारियां हो रही हैं। फिक्र मत करो पार्टनर, ये खुशियां ज़्यादा देर इनके दर पर टिक नहीं पाएंगी। ऐसा जाल बिछाएंगे कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचेगा इनके पास। हमारी ज़िंदगियों को अंधेर करके इनकी ज़िंदगियों में खुश और रोशनी कभी नहीं आएगी। हमसे हमारे अपने छीन लिए, हम इनसे इनका सब कुछ छीन लेंगे। बॉस का चेहरा गुस्सा से सुर्ख हो रहा है। यूनिवर्सिटी का क्या हाल है? सारा माल जल गया था। क्या अभी तक नया माल नहीं पहुंचा वहाँ? आज रात को माल पहुंच जाएगा बॉस। और साहिर को लॉकेट पहुंचा दिया था ना? जी बॉस, पहुंच गया था, और साथ में धमकी भी दी थी कि अगर नहीं पहना तो जान से जाओगे। बस अब किसी तरह एमके की नज़र पड़ जाएगी इस पर, हमारे आदमी से तो दूर हो जाएगा, वरना जो शक का कीड़ा एमके के अंदर है, कुछ भी उम्मीद नहीं है इससे। आप बेफिक्र हो जाएं बॉस, फिर आपके घर में जो मौजूद हमारा आदमी जल्द ही खबर देगा, और जो हमारा बंदा मुजाहिद के घर पर है, इसकी तरफ से कोई खबर? बॉस, जैसा सोचा था सब वैसा ही हो रहा है। अब पता चलेगा एमके को, जब उसकी आंखों के सामने इसके अपने एक एक करके बिछड़ते जाएंगे और वो कुछ नहीं कर सकेगा। तब इसे पता चलेगा बेबसी, लाचारी, दुख और दिल का जलना क्या होता है। पार्टनर ने नम आंखों से कहा तो बॉस ने इसे आगे बढ़कर गले लगा लिया। दोनों का दर्द एक जैसा ही था, लेकिन वो दोनों नहीं जानते थे कि जहाँ बुराई हो रही है वहाँ अच्छाई भी जन्म ले रही होती है।